पहली बात तो ये है कि कोई भी एक व्यक्ति सारी विद्याएं नहीं जाना करता, इसलिए हमारे पास क्या है ना, वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था में क्योंकि अलग अलग प्रवृत्तियों के आधार पर उनके अलग अलग कार्य क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं और विद्याएं भी उसी ढंग से दी जाती हैं। किसी की बिजनेस में अच्छी गति है, व्यापार में, किसी की कृषि में है, किसी की रक्षा में है, किसी की पठन पाठन में है। तो उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति के आधार पर ही उसकी विद्या क्षेत्र का चयन होता है और उसकी योग्यता के आधार पर उसका फिर कार्य क्षेत्र का चयन होता है। तो कोई भी एक व्यक्ति सभी विद्याओं में पारंगत नहीं होगा, किसी एक विद्या में ही होगा। हाँ ठीक है, दूसरी विद्याओं का भी व्यावहारिक बोध उसको होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन सकती हैं यदि सम्मिलित प्रयास हों। पहले थे ना जो अपना विश्वविद्यालयों के नाम आते हैं, तक्षशिला का है या नालंदा का है, इस प्रकार की व्यवस्था रही है, वहाँ लाखों लाखों छात्र पढ़ते रहे हैं। तो और अपने गुरुकुलों में भी ऐसी व्यवस्थाएं पहले रही हैं, तो अभी नहीं है वो व्यवस्थाएं। भी जैसा आप कह रहे हैं कि 2-2.5 वर्ष पहले यहाँ पर क्या स्थिति थी, उसके संकेत भी हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। महाभाष्य एक ग्रंथ है व्याकरण का, तो उसमें एक वाक्य उद्धृत किया हुआ है पतंजलि महाराज ने कि ग्रामे ग्रामे च काठकम कालापकम च श्रूयते। ये संकेत है कि पतंजलि के काल में, आज से लगभग जो काल आप बता रहे 2-2.5 वर्ष पहले, प्रत्येक ग्राम में आज जो कॉन्वेंट स्कूलों की स्थिति है हर गली मोहल्ले में, उस प्रकार उस समय वहाँ यहाँ पर वैसे वेद पाठशालाएं थी, गौशालाएं थी और यज्ञशाला। गुरुकुल है तो यज्ञशाला होगी ही अनिवार्य रूप से, और गौशालाएं भी होंगी ही। और ये 3 चीज़ें यदि अभी हो जाए, है ना, एक तो गुरुकुल हो जाए, माने वेद पाठशाला कह सकते हैं उसको, यज्ञशाला हो जाए और गौशाला हो जाए, तो समाज के अंदर जो एक शांति और सुख अपेक्षित है वो स्वतः आ जाएगा। उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हमें सरकारी स्तर पर तो प्रयत्न करने ही होंगे, लेकिन अपने व्यक्तिगत माने धरातल पर भी हमें बहुत कुछ जागरूकता भी करनी होगी और कार्य भी करने होंगे। कई लोग लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, कई लोग प्रयासरत हैं, है ना। जैसे अभी प्राकृतिक खेती की ओर बल दिया जा रहा है, गौशालाओं की ओर भी बल दिया जा रहा है, और वेद या वैदिक वाङ्मय के ऊपर भी बल दिया जा रहा है। वेद के आधार पर कैसे हम इस शिक्षा तंत्र को पुनः स्थापित करें, इस पर भी बल दिया जा रहा है। तो सम्मिलित प्रयत्न उसमें अपेक्षित हैं। अभी क्या है ना, जैसे गुरुकुलों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, होता है क्या, कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तो संसाधन के बिना उसमें गति नहीं होती है। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति अभी जो ये चल रही है, तो उसमें हो क्या रहा है, जो आर्ष विद्यालय हैं, अब जैसे ये है रेवली है, तो यहाँ पर तो रामलाल कपूर ट्रस्ट का संरक्षण मिल गया है, तो इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन बाकी अन्यत्र क्या होता है, कोई ना कोई आचार्य उसको संचालित करता है और उसको सारी व्यवस्थाएं करनी है, उधर गौशालाओं की भी, गौशाला की भी, छात्रों की भी, बिल्डिंग की भी, फिर आर्थिक भी है, अन्न की भी है। तो एक व्यक्ति सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकता है, तो इसलिए क्या करता है, विवश होकर के उसको फिर सरकारी तंत्र का सहारा लेना पड़ता है। सरकारी तंत्र का सहारा लेगा माने मान्यता लेगा वो, उनका पाठ्यक्रम स्वीकार करना पड़ेगा। अब संसाधनों से तो वो संपन्न हो जाता है, लेकिन जो उद्देश्य गुरुकुल था उससे भटक जाता है, गुरुकुल का जो उद्देश्य था उससे भटकाव हो जाता है। इसलिए क्या है ना, दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही ये संभव हो सकेगा। इधर सरकारी व्यवस्थाएं भी वैसी बनाई जाएं, इधर जनता की ओर से भी प्रयास किया जाए तो हो सकता है, ऐसा नहीं। मुख्य जो कारण यहाँ पर बनता है ना, वो है उत्तराधिकारी की ओर ध्यान न देना। क्योंकि जो व्यक्ति आरंभ करता है किसी संस्था को या किसी परंपरा को, किसी कार्यक्रम को, तो वो सोचता है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ठीक चले, और मेरे बाद क्या होगा मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि अपना एक निपुण उत्तराधिकारी तैयार करके वो जाए।
अपने जीवित रहते हुए एक अच्छे से तात्पर्य है जो परंपराएं मैंने आरंभ की हैं उन परंपराओं को उसी रूप में या उससे भी और अधिक परिष्कृत रूप में वो समाज को दे सके। इस प्रकार का उत्तराधिकारी देने का दायित्व भी उसी का होता है। प्रायः जो संस्थाओं की चर्चा आप कर रहे हैं कि उनका जो है ना एक तरह से उसमें हीनता आ चुकी है, न्यूनता आ चुकी है, तो वहाँ कारण मुख्य रूप से उत्तराधिकारी पर ध्यान नहीं दिया गया। अब उसमें ये है, अब मुख्य व्यक्ति तो चला गया, अब उसके बाद जो भी आए जैसा भी आए, अब हर किसी की अपनी अपनी रुचियाँ होती हैं, तो अपनी रुचियों के अनुसार फिर वो संस्था का विकास करता है या विनाश करता है, जैसा भी है तो वो चला ही करता है। एक तो हमारा जो संविधान है वो सशक्त होना चाहिए, किसी भी संस्था का है, और दूसरा उत्तराधिकारी पर ध्यान रखना चाहिए मुख्य व्यक्ति को कि मैं एक योग्य उत्तराधिकारी दे करके जाऊँ। अब यहाँ है जैसे 100 वर्ष से ऊपर ये परंपरा चल रही है, तो उधर जो ट्रस्ट परिवार की ओर से है, कपूर परिवार की ओर से है, वहाँ पर भी योग्य उत्तराधिकारी लगातार मिलते गए, चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है, और इधर भी लगभग उस पक्ष पर ध्यान रखा गया है तो चल रहा है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने भी पहले से चर्चा की कि अन्यत्र एक ही व्यक्ति सारे कार्यों पर ध्यान दे, आर्थिक पक्ष भी वही संभाले, भवन निर्माण भी वो करे, छात्रों का भी ध्यान रखे, गौशाला का, तो सब कुछ जो है ना ध्वस्त जैसा हो जाता है। विभाग अपने अपने हो, अपने अपने पक्षों को संभालें तो सब कुछ चल सकता है। अन्यत्र ये भी एक कारण रहा है कि एक ही व्यक्ति के ऊपर सारी व्यवस्थाएं आ गई। यहाँ भी आरंभ में ऐसा ही था, 8-9 वर्ष तक गुरुजी ने बड़ा संघर्ष किया। वो तो उनका जीवन पवित्र रहा, विद्या के प्रति समर्पण रहा, उससे प्रभावित होकर के अपना रामलाल कपूर परिवार के लोग उनके साथ आके संगत हो गए और एक संसाधनों का जो संबल है वो गुरुजी को प्राप्त हो गया। तो ये 4-5 पीढ़ी से निरंतर चल रहा है। हाँ, वो ये ना, जैसे अर्थ प्रधान समय है, तो जब तक किसी विद्या को चरित्र के साथ साथ अर्थ के साथ नहीं जोड़ेंगे हम। अब इस तंत्र का क्या है ना, चरित्र पर ध्यान है, अध्यात्म पर ध्यान है पूरी तरह से कि मानव का निर्माण कैसे होना चाहिए, लेकिन थोड़ा अर्थ के साथ भी इस पक्ष को जोड़ना पड़ेगा। अब हमारे पास एक से एक प्रतिभावान छात्र आते हैं और पूरा परिश्रम करते हैं, 6-7 वर्ष यहाँ रह करके परिश्रम करते हैं, तो यदि उसने आधुनिक ढंग से परीक्षाएं दे दी, आधुनिक ढंग से माने यहाँ योग्यता अर्जित कर ली उसने शास्त्रीय ढंग से, और यहाँ रहते रहते फिर बाहर से अपना शास्त्री है, आचार्य है या BA MA आदि करके उधर से JRF किया, PhD किया, और वो आधुनिक तंत्र में फिर वो चला जाता है, तो आर्थिक दृष्टि से वो समृद्ध हो जाता है। लेकिन जो यहाँ परिश्रम किया है उसका लगभग उपयोग वहाँ नहीं होता है, क्योंकि एक निश्चित सा पाठ्यक्रम उसको पढ़ाना है। तो प्रयास ये चल रहे, पीछे कई लोग आए हैं तो उनसे चर्चा चली, विश्वविद्यालयों से कई लोग आना हुआ कि भी इस पाठ्यक्रम को ऐसा का ऐसा ही विश्वविद्यालयों के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए। आर्ष पाठ्यक्रम को ऐसा का ऐसा ही है ना स्वीकृत कर लिया जाए, तो होगा क्या, जब विश्वविद्यालय के द्वारा ये अनुमोदित हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा, तो क्या है कि आर्थिक पक्ष इधर मजबूत हो जाएगा, फिर छात्र स्वतः आएंगे। अभी भी जैसे यहाँ छात्रों की कमी नहीं रहती है, पहले यहाँ 10-12 छात्र रखे जाते थे, उसके बाद व्यवस्थाएं बढ़ाई तो 20 तक कर दी गई, फिर 30 तक की, अभी 40 तक की व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई है, आवासीय जो व्यवस्था है। बाकी बाहर भी रहते हैं तो ऐसे 60 के आसपास छात्र हमेशा रहते हैं यहाँ पर, तो गुणवत्ता भी हो, है ना, चरित्र आदि की दृष्टि से भी ठीक हो, और बाकी व्यापक बनाने के लिए क्या है ना, इसको थोड़ा आर्थिक पक्ष से भी जोड़ना पड़ेगा हमें। मेरा अपना ही बच्चा कक्षा 4 में पढ़ता था, आधुनिक विद्यालय में पढ़ने जाता था, तो यहीं रह करके, क्योंकि आरंभ से यहीं रहना हुआ है, उसका जन्म भी यहीं हुआ है विद्यालय में ही, तो स्कूल जाता था वो, कक्षा 4 की बात है। टिफ़िन यहाँ से ले जा रहा है, लेकिन टिफ़िन उसका वापस आता है, जो रोटी सब्जी जो भी बना के दी जाती है यहाँ से, वो ऐसा कैसे ही वापस आ जाता है। उससे कारण पूछा जाता है तो समय नहीं मिलता उसको, टिफ़िन खाने का भी समय उसके पास नहीं है। अच्छा, होमवर्क भी उसका पूरा नहीं हो रहा है,
बच्चे मतलब कक्षा 4 की स्थिति है ये तो, और बच्चा बड़े तनाव से में रहता है, स्वास्थ्य भी उसका ठीक नहीं है। अच्छा, जब उसके परीक्षाएं होती हैं उसमें नंबर भी ठीक से नहीं आ रहे हैं। स्कूल में जाके बात करते हैं, क्लास टीचर से बात की कि क्या कारण है, तो क्लास टीचर पेरेंट्स के ऊपर ही डालते हैं कि आप लोगों ने परिश्रम इस बच्चे के साथ में ठीक से नहीं किया। प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो प्रिंसिपल पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, बल्कि हम तो शहर से बाहर रहते हैं। बोले यहाँ यदि रहते होते तो हम आपका ट्यूशन लगवा देते तो बच्चे का थोड़ा नंबरिंग अच्छी हो जाती। तो मैंने समस्या का समाधान नहीं दिख रहा उधर, बल्कि और समस्याओं को बढ़ाया जा रहा। अच्छा, फिर क्या किया, मैंने उसको हटा लिया वहाँ से, बच्चा क्योंकि सूखता चला गया वो। अब यहाँ आप आश्चर्य मानेंगे, 1 महीना रहा यहाँ पर, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से वो पढ़ता रहा। 1 महीने में ही स्वास्थ्य उसका दुगना हो गया, बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो गया, और तब से अब तक फिर गुरुकुलीय शिक्षा से ही उसको पढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य भी ठीक है, पढ़ाई भी ठीक चल रही है, सब ठीक चल रहा है उसका। तो वहाँ क्या ना, टेंशन है पूरी तरह से, कुछ समझ में नहीं। एक तो देखिए, शिक्षा को केवल नौकरी से जोड़ दिया। शिक्षा का उद्देश्य या विद्या का उद्देश्य नौकरी नहीं था। संसाधन है वो तो मिलेंगे ही आपको, ज्ञान था, चरित्र था, है ना, लेकिन वो केंद्र में है ही नहीं वहाँ पर। इसीलिए अभी जो बच्चा नर्सरी या प्री नर्सरी में जा रहा है ना, उसके पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि इसको बनाना क्या है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना, जो भी है, इंसान बनाना है, इस पर ध्यान नहीं है, एक अच्छा मनुष्य बनाना। हालांकि उस पक्ष को लेकर के सारे के सारे परेशान हैं। फिर वहाँ जाके कहते हैं कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता है, हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारा बच्चा घर हाथों से निकल गया है। तो भाई, शिक्षा तो तुमने ऐसी दी थी। अच्छा देखो कि अब तक हमने उसको पाला, और अब जब उसका नंबर आया तो विदेश में भाग गया। विदेश में भागा नहीं, आपने भगाया है उसको कि हम अब बुढ़ापे में किसके पास जाएं। तो आपने तो स्वयं, जैसे जब आपकी आवश्यकता थी आपने समय नहीं दिया उसको, अनाथों की तरह वो जिया है। अभी जैसे सर्विस कपल की वो आ रही है, एक तरह से परिपाटी चल रही है, पति भी सर्विस में है, पत्नी भी सर्विस में है, बच्चा किसके पास है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। रख लिया, नौकरानी रख लिया कि नौकर रख लिया। तो कल को भी यही स्थिति होती है। कल को जब बच्चा बड़ा हो गया है, तो जैसे आज आपके पास समय नहीं है, आपने पैसे को प्रधानता दी, बच्चे को नहीं दी, तो कल को बच्चे के सामने भी यही होगा। बच्चा भी सर्विस कपल रहेगा और आप रहें, अपने पैसा दे देगा आपको, वो नौकर दे देगा लेकिन समय नहीं देगा वो। तो ये बहुत मतलब एक विघटन का भी कारण बन रही है वो शिक्षा पद्धति। और यहाँ पर क्या, भावनात्मक संबंध विकसित होते हैं। जब बच्चे हर समय 24 घंटे साथ में रहते हैं तो भावनात्मक संबंध विकसित होते हैं, चारित्रिक दृष्टि से उसकी उन्नति होती है। एक मानव को जैसा बनना चाहिए वैसा बनने की ओर वो चलता है। लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। यहाँ वही बच्चे आते हैं जिनको पढ़ना होता है, हाँ, क्योंकि 12th से ऊपर जो सुधरे हुए हैं, अपना लक्ष्य लेकर के आते हैं। एक तो होता है अपनी इच्छा से जाना, दूसरा होता है कि प्रेषित, माने दूसरे के द्वारा जाना, कि बच्चा घर में कहना नहीं मानता है तो पढ़ नहीं रहा है, तो ये है। तो यहाँ लगभग वैसे बच्चे नहीं आते जो सुधरे हुए हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, अनेक संस्थाओं में टक्कर खा करके तब यहाँ बच्चे आते हैं। कारण उसका ये है, अन्य संस्थाओं ने विज्ञापन खूब किए हुए, आधुनिक संसाधनों के माध्यम से भी और दूसरे संसाधनों के माध्यम से भी। तो विज्ञापनों से आकर्षित होकर के वहाँ बच्चे पहले चले जाते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष, फिर वहाँ से जहाँ का नाम सुना फिर वहाँ चले जाते हैं। जैसे आपने अभी भांजे का बताया, वहाँ से भी कहीं 3-4 संस्थाओं में रह चुके। अब जब यहाँ बच्चा आ गया तो बाहर की परिस्थितियों से अच्छे प्रकार से परिचित हो गया है, उसको ये भी पता है कि यहाँ से जाने का मतलब है और कोई मार्ग नहीं है उसके सामने। तो इसलिए यहाँ पूरा परिश्रम और समय लगाता है, समय का पूरा सदुपयोग करने का प्रयास करता है। तो हमारा काम केवल उसको निर्देश करने का होता है। ठीक है, छोटी मोटी डांट भी कभी लगानी पड़ती है अनुशासन के लिए, क्योंकि पुराने संस्कार है वो परेशान करते हैं। लेकिन बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, वैसे 10वीं 12वीं पास तो कम ही आते हैं हमारे पास, बड़े ही अधिक आते हैं। कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई ऐसा है, कोई सर्विस छोड़ के आ रहा है, क्योंकि ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। 10वीं 12वीं तो हमने जो है ना नीचे की लिमिट रखी हुई है कि इससे छोटे नहीं लेंगे, बड़े चाहे। अभी इसलिए यहाँ पर 17 से लेकर के 70 साल तक के भी व्यक्ति जो है ना पढ़ करके गए, है ना। तो बड़े की, क्योंकि पढ़ने की तो क्या उम्र है,
सब पढ़ते हैं यहाँ पर आकर के, और सारे के सारे एक छोटे बच्चे की तरह रह करके पढ़ते हैं। उनका ये नहीं है कि हम बड़े हैं, वही बच्चे बन के पढ़ते हैं यहाँ पर, और अच्छी शिक्षा लेके गए, कई लोग पढ़ के गए हैं उससे। तो इसलिए ठीक। अच्छा, यहाँ का अब जैसे 100 वर्ष से ऊपर हो गए इस संस्था को चलते हुए, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। आज तक भी कोई बेरोजगार नहीं है। दोनों पक्ष हैं। एक तो वो है जिसने सरकारी परीक्षाएं दी यहाँ से योग्यता लेकर के, तो उसका तो बेरोजगार रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जिसने परीक्षा नहीं दी है, जिसने ये कि मैं तो संस्कृति के लिए अपना जीवन दूंगा, समाज के लिए दूंगा, उसने भी एक अनुशासित और एक सभ्य और एक सम्मान का जीवन जिया है। एक दरिद्र या दीनहीन का जीवन उसका नहीं रहा है ना, वही रोजगार पैदा कर देगा वो उसका ये रहता है। और कुछ नहीं तो उसकी वाणी में ही इतना तेज आ जाता है, इतना वजन आ जाता है कि उसकी वाणी को ही सुनने के लिए आकर्षित होते लोग, तो उसको क्या कमी पड़ सकती है फिर। तो अंदर से जो एक ये हीन भाव है ना, उसको निकालना पड़ेगा हमें, जो भर दिया गया, जबरदस्ती आरोपित किया गया। इसमें एक चीज़ और है, अभी भी विद्या परंपराएं दो प्रकार से चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, पहले भी चलती थी। एक तो जैसे गुरुकुल का नाम ले रहे हैं, एक वो होगी जैसे संस्था विशेष, जैसे हम यहाँ संस्था में बैठे हुए हैं, और उनको मठ भी कहा जाता था जहाँ छात्रावास है। तो एक तो इस प्रकार की संस्थाएं होगी, उनका संभव है उल्लेख आ जाए। दूसरा क्या था, आचार्य अपने आवास पर भी विद्यास्थान बनाए हुए थे, अपने घर पर ही, तो उनकी गिनती यहाँ नहीं आएगी। अभी भी हैं ऐसे जो आचार्य अपने घर पर ही रहते हैं, तो वहीं आकर के बच्चे पढ़ करके चले जाते हैं। उनके पास आवासीय व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो वहीं रहते हैं वो। तो इस प्रकार की भी परंपराएं, वो डेटा नहीं होगा। हाँ, वो डेटा इसमें नहीं मिलेगा वो। और ऐसे बहुत सारे थे, मैंने मान्यता प्राप्त की अपेक्षा ये, क्योंकि आचार्य स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, किसी के अधीन काम नहीं करना है उसको, और अपने भिक्षाटन से या जैसे भी उसकी आजीविका चल जाती है। क्योंकि एक शब्द है अपरिग्रह, अपरिग्रह माने कम से कम में काम चलाना। आज तो चल रहा है परिग्रह का, कि अधिक से अधिक संसाधन इकट्ठे करें हम, अधिक से अधिक भोगें, तो उसमें व्यक्ति परेशान रहता है। अब गुरुकुलों में क्या परिग्रह स्वतः सिद्ध हो जाता है, तो बहुत थोड़े से में काम चल जाता है। आज यदि करें ना हम, अब एक प्रोफेसर को जितनी तनख्वाह मिलती है, उससे चौथाई में गुरुकुल का खर्चा चल जाता है। और बहुत अच्छे से सभी स्वस्थ भी रहते हैं, खूब खुला खाना पीना सब वो है उसमें, जो है ना 25 से 30 बच्चों का आराम से, आचार्य भी हो गया, वो सब उसमें हो जाता है वो। तो इस तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो पैसे की उतनी आवश्यकता नहीं है जितने कि उसको अर्जित किया जा रहा है। वो अर्जित किया हुआ पैसा कहीं ना कहीं कल को परेशानी का कारण बन रहा है, स्वयं के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। वो उसको निकम्मा बनाएगा एक तरह से देखा जाए तो आपने बच्चे का उदाहरण मैंने दिया आपको। दूसरा, मेरे साथ स्वयं ऐसी घटना घटी। मैंने DU से MA किया, एक PhD के लिए अप्लाई किया, तो एक विश्वविद्यालय से PhD का रजिस्ट्रेशन हो गया, काम करने लगा, काम होने लगा, और वहाँ का जो तंत्र था वो काफ़ी प्रभावित भी हो गया, सारा जो स्टाफ था। तो योग्यता आदि से बात करके और इस संस्थान से अध्ययन करने के कारण से काफ़ी प्रभावित हो गए। लेकिन वहाँ के जो प्रोफेसर लेक्चर, ये बात है लगभग सन 1995-96, उनका जो वैयक्तिक जीवन देखा मैंने, व्यक्तिगत जीवन देखा मैंने, वो अच्छी मोटी मोटी तनख्वाह पा कर के भी वही एक नौकरी चाकरी वाली वृत्ति है, दीनहीन से बने हुए हैं। अपेक्षा ये करते हैं कि छात्र कुछ और ला करके हमको दे दें। पॉलिटिक्स है, चमचागिरी है, और छात्र से भी कुछ ना कुछ अर्निंग का वो रहता है कि इनसे भी कुछ मिल जाए, और कुछ नहीं तो पुस्तकें ला के दे दे, कुछ फल फूल ले आए, कुछ ये रहे। तो ये सब दीनहीनता देखी तो मैं फिर बड़ी अरुचि होगी। उन लोगों ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, संयोग ये बना कि जब मैंने वहाँ उसके लिए अप्लाई किया था, PhD के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया था, जो निदेशक थे वो विभागाध्यक्ष थे वहाँ के, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस समय एक स्थान खाली है विश्वविद्यालय में और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, अभी अतिथि अध्यापक के रूप में वो पक्का आप हो जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन वहाँ के आंतरिक स्थिति को, राजनीति को और उनके व्यक्तिगत जीवन को देखा तो बड़ी एक घृणा सी हो गई एक तरह से। वो फिर मैं छोड़ दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना ये सब। अच्छा, दूसरा मैंने एक तरफ इन आदर्श जीवनों को भी देखा, यहाँ की जो 4 पीढ़ियाँ हैं
उनमें से 2 व्यक्तियों का सानिध्य मुझे मिला काफ़ी लंबे समय तक, बहुत थोड़े समय में, लेकिन एक शान के साथ में जीना, उदारता के साथ जीना, जो है उसको भी दूसरों के लिए प्रयोग कर देना, समय का भी, पैसे का भी, वस्तुओं का भी, और अपने थोड़े से थोड़े में काम चलाना, और बड़े सुख और शांति के साथ, चैन के साथ जीना। एक तरफ ये आदर्श था मेरे सामने, तो इसको चुना मैंने। तो गृहस्थ हूँ, कोई कमी नहीं पड़ी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना। जितना हम सोचते हैं उससे अधिक मिल जाता है, क्यों, खर्चे ही हमारे बहुत कम है, तो इसलिए जितना मिलता है वो भी अधिक ही रहता है हमारे लिए, तो सब ठीक चल रहा है। में क्या है ना, स्थान की व्यवस्था हमारी थोड़ी है, जैसे 1 एकड़ भूमि है, ये परिसर भी थोड़ा सा ही बना हुआ है, तो मुझे तो अंदर ही आवास मिला हुआ है। बाकी 2 व्यक्ति और हैं, वो भी गृहस्थ हैं, तो उनकी आवासीय व्यवस्था बाहर की हुई है, तो उनके लिए जो आवास शुल्क होता है उसकी व्यवस्था कर दी जाती है, तो अधिक स्थान है नहीं अभी। हाँ, किसी किसी की दक्षता या गति किसी विषय विशेष में अधिक बन जाती है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो जैसे जितना पाठ्यक्रम मैंने बताया, और प्रत्येक व्यक्ति लगभग सारे पाठ्यक्रम को पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है तो जो भी आचार्य सारे ही ग्रंथों को पढ़ाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ है जैसे, क्योंकि जो छात्र आते हैं उनको शीघ्रता होती है, जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं हम आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो जाएं, तो व्याकरण में लगभग 4 वर्ष लगते हैं, 4 साढ़े 4 वर्ष लगते हैं, तो उसको करके जल्दी से जल्दी वो सेटल होना चाहता है कहीं, तो प्राय छात्र जाते रहते हैं। और लेकिन जो है यहाँ पर वो सभी विषयों को पढ़ाने में सक्षम है, पढ़ा। होता क्या है, एक तो है जिसने सामाजिक जीवन देख लिया है, जैसे माने 40 के ऊपर के आते हैं, जैसे 40 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई है, उसने समाज को काफ़ी कुछ देख चुका है, तो सामाजिक आकर्षण उसके सामने नहीं है। अब उसका तो यही है कि मैं आर्ष विद्या में पारंगत हो जाऊं और इसके अनुसार जीवन को जीऊं, जैसे ऋषि लोग जीते थे, अध्यात्म में गति करूं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूं, मोक्ष के लिए आगे बढ़ूं, आदि आदि जो भी है, तो उनका तो उस प्रकार का रहता है, तो सामाजिक कोई पक्ष है नहीं। अच्छा, दूसरा जो नीचे वाले हैं, स्कूल से आए हैं या कॉलेज से आए हैं, उनका भी लक्ष्य तो रहता है कि इस आर्ष विद्या का संरक्षण कैसे किया जाए, लेकिन चूंकि अभी जीवन बहुत शेष है, तो कहीं ना कहीं ये बिंदु भी रहता है कि आर्थिक पक्ष भी मेरा मजबूत हो जाए, उसके लिए वो परीक्षाएं देते हैं, परीक्षा दे करके कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। फिर वो अभी कई विश्वविद्यालयों में अपने काफ़ी छात्र हैं इस समय जो लेक्चरर प्रोफेसर आदि हैं। यहाँ यदि एक बच्चे ने 3 वर्ष अच्छे प्रकार से परिश्रम कर लिया, उसमें बाहर के एमए को पढ़ाने की योग्यता आ जाती है। जो बाहर मतलब एक क्रम से पढ़ रहा है ना, वो पहले बीए एमए के क्रम से कर रहा है, उसके अंदर जो योग्यता नहीं है, 3 साल में उसकी वो योग्यता हो जाती है कि उसको पढ़ा देगा वो। क्योंकि आते रहते हैं हमारे पास पीएचडी के लिए, एमफिल वाले के आते रहते, शोध वाले आते रहते हैं, तो प्राय छात्रों को ही देते हैं कि इसका देख लेना, इसका देख लेना, तो वो छात्र गाइड कर लेते हैं उनको आराम से, क्योंकि भाषा पर भी अच्छा अधिकार है, सिद्धांतों पर भी अच्छा अधिकार है उसका। और दूसरा क्या होता है, गुरुकुलों में पढ़ने के साथ साथ हम पढ़वाते भी हैं आगे वाले हैं जो वरिष्ठ छात्र हैं, अपने से छोटों को पढ़ाते हैं वो, तो अध्यापन कला भी उनमें साथ में आ रही है। अच्छा, व्यवस्थाएं भी हम करवाते हैं बच्चों से, उसके अपने विभाग के सौंप दिया कि तुम्हें अब ये कार्य देखना है, तुम्हें ये कार्य देखना है, तो एक जो वो है ना नियंत्रण की क्षमता है, वो भी उनमें विकसित हो जाती है। अध्यापन की भी होती है, नियंत्रण की भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है वो भी आ रहा है वहाँ पर। माने किसी अन्य के नियंत्रण में कैसे काम करना है और अन्यों को कैसे अपने नियंत्रण में कार्य कराना है, दोनों पक्ष आते हैं। दूसरा क्या ना, ये साप्ताहिक वाग्वर्धिनी सभा उसको हम बोलते हैं, सबके सामने खड़े होकर के अपने विषय को कैसे प्रस्तुत करना है। क्योंकि होता क्या है, आप किसी विषय के ज्ञानी हैं, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन सबके सामने उसको प्रस्तुत भी कर दें ये आवश्यक नहीं है। अच्छा, माना प्रस्तुति कला आपकी अच्छी है, लेकिन लेखन कला का आपने अभ्यास नहीं किया है, आप लिख नहीं सकते, एक वाक्य आपको लिखने के लिए बोला है, लिख नहीं सकते, तो उस पर भी हम ध्यान रखते हैं
तो पढ़ाने वाला पक्ष भी मजबूत करने का रहता है, लेखन वाला पक्ष भी है, वाचन वाला पक्ष भी है और व्यवस्था वाला पक्ष भी है। जीवन में उसके क्या क्या काम आने वाली चीज़ें हैं, लगभग सभी पर ध्यान रखने का प्रयास रहता है। बाकी आधुनिक विषयों से भी धीरे धीरे जोड़ रहे हैं उनको, बच्चों को। हाँ, एक तो भूखंड पर्याप्त है उनके पास, भवन भी है, राजा का संरक्षण भी प्राप्त है, राजा हर प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं देखता है पूरी तरह से, जनता का सहयोग भी वहाँ पर प्राप्त होता है। आचार्य इतने चरित्रवान है कि जो संसाधन जिस व्यक्ति से ले रहे हैं ना, उसको भी सोच करके लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अंदर एक कहानी आती है कि कुछ ऋषि लोग राजा अश्वपति के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए या उसके आमंत्रण पर जाते हैं। तो राजा जो है ना, पहले उनके सामने भोजन के लिए, जैसे सामान्य परंपरा है ही अपनी अतिथि सेवा करने की, तो वो ऋषि लोग भोजन से मना कर देते हैं कि तुम्हारा जो भोजन है न जाने किस किस प्रकार के स्रोत से प्राप्त धन से ये बना हुआ है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अन्न आया है। एक राजा घोषणा कर रहा है फिर वहाँ पर, है ना, राजा अश्वपति की घोषणा है पूरे राज्य के लिए, जितना भी राज्य रहा हो, कि हे महर्षि लोगों, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्नि न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। कि मेरे राज्य में न मे स्तेनो, न तो कोई चोर है जनपदे, न कदर्य कोई ज्वारी आदि नहीं है, न मद्यपः कोई शराबी नहीं है, कोई नशेड़ी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो दैनिक यज्ञ न करता हो, माने प्रत्येक परिवार प्रतिदिन यज्ञ भी करता है, कोई पुरुष स्वेच्छाचारी अत्याचारी व्यभिचारी नहीं है, तो स्त्रियां तो कैसे हो सकती हैं फिर। एक राजा वहाँ पर घोषणा कर रहा है, और ये जो एक राजा घोषणा कर रहा है किस बल पर कर रहा है, क्योंकि वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है ना, बड़ी सबल है, मजबूत है, अध्यात्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है वहाँ पर वो। और आचार्य वहाँ के ऐसे होने चाहिए, है ना, सच्चरित्र होने चाहिए। तो जब दोनों पक्ष सबल होते हैं, इधर से आर्थिक पक्ष भी, संसाधन पक्ष भी, इधर चरित्र पक्ष भी है, तो व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती है। कोई ज़्यादा असंभव बात नहीं है, हो सकता है। उसको थोड़ा समय तो लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। एक स्वामी जी थे, हाँ जी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये, आज से लगभग 20-25 वर्ष पुरानी होगी। उधर नूरगढ़ रेवाड़ी के पास में स्थान है। तो उनसे एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और आप अभी भी यहीं के यहीं हैं, जंगल में बैठे हुए। तो स्वामी जी बोले, हाँ मुझे पता है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और मैं सबसे पीछे हूँ आज की दुनिया में, लेकिन एक वो भी दिन आएगा जब दुनिया वापस लौटेगी और उस दिन मैं सबसे आगे मिलूंगा आपको। क्योंकि जिधर दौड़ रही है ना, लक्ष्यहीन दौड़ है ये, उसको स्वयं पता नहीं किधर जाना है, और जीवन में इसकी आवश्यकता भी है या नहीं है ना। वो एकदम एक लक्ष्य विहीन दौड़ है वो चूहे वाली दौड़ है, जो जिसका एंड ही नहीं है। हाँ, एंड नहीं है वो। तो माने जीवन का लक्ष्य है क्या? सुख चाहिए, शांति चाहिए। अब जैसे उदाहरण तो खूब सारे मिल जाते हैं। एक वो रिक्शे वाले का उदाहरण दिया जाता है। एक रिक्शे वाला था, पेड़ की छाया में रिक्शा खड़ा किया और आराम कर रहा था। कोई आया, अरे काम का समय है इस समय तो, और तू लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, ये क्या करूँ मैं? ये काम कर, तो उससे क्या होगा? पैसा मिलेगा, उससे क्या होगा? तो मकान में बना लेगा, उससे क्या होगा? तेरी शादी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? कि खूब सारा तेरे पास पैसा होगा, ये होगा, उससे क्या होगा? कि आराम से रहेगा। अभी क्या कर रहा हूँ मैं? मनुष्य कौन है? मनुष्य वो होता है जो चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक अपनी गतिविधियों को करे। और यह चिंतन का कोई स्थान ही नहीं है, जैसे वो कर रहा है वैसे मैं करूँगा। बिल्कुल, क्यों? टाइम ही नहीं है, सोचने का टाइम ही नहीं। हाँ, तो ये है। तो एकदम दिशाहीन दौड़ चल रही है पूरी तरह से। जी। जब मुझे गुरुकुलम भेजा मेरे पिताजी ने,
बहुत विरोध हुआ, क्योंकि व्यापारी वर्ग से हूँ मैं भी। तो एक व्यापारी वर्ग से बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाए कि तो साधु बना देगा, तो बाबा बना देगा, तो भिखारी बन जाएगा, ये है वो है आदि आदि करके भेजा। तो पिताजी तटस्थ रहे, क्योंकि वो संस्कृति और गुरुकुल आदि से परिचित थे अच्छी तरह से। तो और बाकी सब व्यापार में लगे रहे, मैं इधर आ गया। तो आज का जो समय है वो ये है कि जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वो ठीक है, वो व्यापारी हैं, ये हैं वो है, लेकिन जीवन पूरा का पूरा इतना अशांत है उन लोगों का मारामारी में, और इधर अपना जीवन चल रहा है एकदम शांत है, एकदम आनंद के साथ जीवन चलता है। कोई मारामारी नहीं है किसी प्रकार की, और कोई ऐषणा विशेष नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा विशेष नहीं है, जीवन एकदम ठीक चल रहा है। तो मतलब आज इस जीवन से वो ईर्ष्या करते हैं, वो सब कुछ प्राप्त करके भी दरिद्र हैं, और हमारे पास कुछ न होते हुए भी हम समृद्ध हैं। हाँ, मेरा जन्म गांव में ही हुआ है। 1970 के आसपास जन्म हुआ मेरा। कागजों में 1971 लिखा हुआ है। तो आरंभिक शिक्षा तो जो सरकारी स्कूल होते हैं गांव के जैसे, तो उसी में हुई। उस समय सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था। अध्यापक एक आदर्श थे पूरे गांव के लिए, वो पिटाई भी करते थे, है ना। तो लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उनके सामने बोल नहीं सकता था, इतने आदर्श थे वो। रेस्पेक्ट थे, वो चरित्रवान थे, और बच्चों का पूरा ध्यान रखते थे वो। तो 5वीं तक वहीं पर ही पढ़ाई हुई। उसके बाद गुरुकुल में आ गया, कक्षा 6 से नहीं, उधर हापुड़ के पास में गुरुकुल ततारपुर है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ रहा मैं 12वीं तक, और मैंने 6 से 12 तक वहाँ रहा। 12वीं के बाद फिर यहाँ सन 1988 में आ गया, तो बस उसके बाद यहीं पर हूँ। तो यहीं रहते हुए आगे सारी शिक्षा हुई है पूरी। तो आप आचार्य विजयपाल जी से पढ़े हैं? हाँ, उस समय आचार्य विजयपाल जी ही मुख्य रूप से संभालते थे, बाकी पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी, इनका लेखन पक्ष था अधिक। मैं 88 में यहाँ आ गया था, तो उनका भी सानिध्य मुझे 6 साल मिला लगभग। तो इन दोनों के जो पवित्र जीवन मेरे सामने रहे, तो वही आज भी आदर्श बने हुए हैं, और वही आज भी दिशा देते रहते हैं। बाद में फिर इधर गुरुकुल झज्जर से ही मैंने शास्त्री की, MDU से ही, और DU से MA किया। LBS से फिर PhD के लिए आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन हो गया, काम भी चलने लगा था, लेकिन फिर अंदर से इच्छा नहीं हुई, तो बस यही कार्य में लग गए फिर। गुरुकुल झज्जर में उस टाइम ओमानंद जी थे? हाँ, स्वामी ओमानंद जी थे। ये सन 90-92 के आसपास की बात है। उस समय छात्र भी वहाँ, मैं समझता हूँ 500-600 छात्र रहते थे उस समय। उत्थान पतन तो हर परंपरा में होते हैं, वही बात है, हम उत्तराधिकारी तैयार करने पर भी बल रखें। ये ना हो कि जब तक मैं हूँ तब तक चले, उसके बाद भगवान जाने। नहीं, हम उत्तराधिकारी तैयार कर दें तो लंबी चल सकती है परंपरा। उपनिषद का एक वाक्य है, परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू। जो इंद्रियां हैं ना हमारी, ये बहिर्मुख हैं, तो जो बाहर दिखता है उसको आदर्श बना लेती हैं प्राय करके, और दिखता वो है जिसमें प्रदर्शन अधिक होता है। दर्शन दिखने वाली चीज़ नहीं है, दर्शन तो आंतरिक चीज़ है, निर्माण आंतरिक चीज़ है, और जो प्रदर्शन है वो बाहर की चीज़ है।